नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का पार्ट 2 होगा। तो इसमें हम डायमेंशंस की बात करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के। इसके बाद हम दो अर्थों में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके अर्थ, जिसे हम नैरो और ब्रॉड कॉन्सेप्शन में बात करेंगे। यानी कि सीमित अर्थ क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का जो हम समझ रहे हैं, और एक व्यापक अर्थ क्या है। जब हम बड़ा दायरा देखते हैं, बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं, तब हम ह्यूमन सिक्योरिटी को कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे ध्यान देंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी आलोचना, मतलब प्लस और माइनसेस पे भी आएंगे। चलिए, तो 3 डायमेंशंस में मुख्य रूप से बांटा जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी को। 3 नजरिए हैं। एक कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर को, एक है आपका फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। ये जो भय से मुक्ति है, किस चीज का भय? ये कह रहे हैं कि लोगों को खतरों से दूर रखना है। किस चीज के खतरे? भय से। हिंसा का भय, युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, बच्चों व महिलाओं के प्रति हिंसा, इन जैसे जो खतरे होते हैं, जो निजी रूप से किसी भी व्यक्ति, किसी भी मानव की, किसी मनुष्य की जान ले लेती है, किसी की जान के प्रति हिंसात्मक होती है, उन सबसे आज़ादी अगर दिला दी जाए तो ह्यूमन सिक्योर हो जाएगा, ह्यूमन सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये है क्या कि ये दरअसल संपत्ति के लिए, जान और माल के लिए, शांति के लिए जो मौजूदा भौतिक खतरे होते हैं, जो युद्ध की हमने जैसे बात बताई, चोरी डकैती की बात हमने बताई, जो आतंकवाद है, जो हिंसा है, ये सब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर के अंदर आने वाली चीज है कि इन सब चीजों से आजादी चाहिए तो ह्यूमन सिक्योर हो जाएगा। दूसरा, अच्छा, ये जो ऊपर हमने बताया, ये ह्यूमन सिक्योरिटी का एक सीमित अर्थ है कि हम सिर्फ हिंसा, युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, इन सब से बचाव की बात कर रहे हैं। ये एक सीमित अर्थ है, सिर्फ यही खतरा नहीं है। मैं पहली वीडियो में मैंने बता दिया है। ये जो हम दूसरा लिख रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम वांट, अभाव से मुक्ति की बात जो हम कह रहे हैं, अभाव से आजादी, अभाव से मुक्ति, ये ह्यूमन सिक्योरिटी का एक ब्रॉड अर्थ है, एक व्यापक अर्थ है। ये एक बड़ी तस्वीर खींच रहा है। देखिए, इसमें क्या आता है? इसमें सामाजिक आर्थिक खतरे, ना सिर्फ युद्ध, ना सिर्फ संघर्ष, ना सिर्फ आतंकवाद, बल्कि सामाजिक और आर्थिक खतरे क्या होते हैं ये? जैसे जीवन यापन में जो कठिनाई आती है, जीवन जीने में जो कठिनाई आती है, जैसे निर्धनता, भुखमरी, महामारी, प्रदूषण, पर्यावरण अवक्षय, पर्यावरण का ह्रास होना, उसकी गुणवत्ता में कमी आना, इस प्रकार के जो खतरे हैं जो मानव को अभाव में डाल सकते हैं। कुछ नहीं रहेगा आपके पास अगर आपने पर्यावरण का नाश कर दिया तो तो उस भय, उस वाली अभाव से, जब आपके पास संसाधन ही नहीं रहेंगे, उस सबसे हमें आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी कैसे आएगी? जब आज आप मानव को इस लायक बनाएं कि वह निर्धनता से बाहर आए, भुखमरी से बाहर आए, प्रदूषण को कम करने पे जोर दें, तब होगा फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये है एक बड़ी तस्वीर ह्यूमन सिक्योरिटी की। इससे भी एक बड़ी चीज जो आ जाती है वो है इसमें फ्रीडम टू लाइव इन डिग्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी, यानी कि आप ये समझिए कि आपकी डिग्निटी आपका अधिकार है। गरिमा के साथ जीना आपका अधिकार होना चाहिए, या गरिमा के साथ जीने की आपको आजादी होनी चाहिए। इसमें नागरिक, राजनीतिक और मानवाधिकार प्रदान करके मानव सुरक्षा के स्तंभ को और मजबूत बनाया जाता है। आपको नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। अब इस तरह से समझ सकते हैं ना, जैसे मजदूर हैं, तो पहले क्या हो रहा था कि मजदूर जो होता था वो 24 घंटे में से 16 घंटे उससे काम करवाए जाते थे, उससे 18 घंटे काम करवाए जाते थे, 2 टाइम का खाना दिया जाता था। मतलब मजदूरों से जानवरों की तरह काम कराया जा रहा था। तो ये जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा ही है ना एक तरह से। क्यों? वो कह रहे हैं कि इससे उसकी गरिमा को चोट पहुंचती है। ना काम करने लायक आपने उसको माहौल दिया, ना आपने उसे ठीक से सोने दिया। सोने का भी अधिकार होना चाहिए लोगों को।
राइट टू स्लीप होना चाहिए, आप सोने का भी अधिकार मांगेंगे, तब आपकी गरिमा बनी रहेगी। कि आप ऐसा नहीं हो कि आपको रखा है किसी ऊंचे पद पे और आपको कराया जा रहा है आपसे छोटा मोटा काम, यदि आप छोटे पद पे हैं तो आपसे कुछ भी काम करवाया जा रहा है, तो वो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो इस गरिमा को संभाल कर अपनी गरिमा के बचाव का, गरिमा के साथ जीने का अधिकार या गरिमा के साथ जीने की आज़ादी भी ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आती है, जिसमें आपको सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है डिग्निटी की, आपको नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, आपको राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, आपको मानव अधिकार दिए जाते हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और ये मानव की सुरक्षा के स्तंभ को और मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नैरो कॉन्सेप्शन है ह्यूमन सिक्योरिटी का, ये वाला ब्रॉड, यानी कि सीमित अर्थों में हम फ्रीडम फ्रॉम फियर को कह सकते हैं, लेकिन एक व्यापक अर्थ अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी को और बड़े स्तर पर समझेंगे तो वो फ्रीडम फ्रॉम वांट बन जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आता है। तो नैरो अर्थ में यानी कि सीमित अर्थों में क्या है, सीमित अर्थ में क्या है, इसको प्रोत्साहन कैसे मिलता है। देखिए, शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी कई क्षेत्रों में गृह युद्ध चलते रहे, आपको पता है ना, जो पूर्व साम्यवादी देश थे वहां तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब तो गृह युद्ध की चपेट में रहे लगभग 10-12 साल तक। तो गृह युद्ध के चलते विश्व में बिरादरी को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा, अमेरिका ने किया वहां पे हस्तक्षेप, यूगोस्लाविया में उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका ने नाटो की सेना लेके वहां पे बमबारी शुरू की, तो विश्व बिरादरी को फिर सामने आना पड़ा। तो हुआ क्या कि जब अमेरिका अपनी सेना लेके किसी देश में जाएगा ये कहकर कि वहां गृह युद्ध हो रहा है, उस गृह युद्ध को खत्म करने के लिए, मतलब युद्ध को खत्म करने के लिए भी सेना लेकर आया है, युद्ध की जरूरत वो बता रहा है, अपनी सेना से ही उस युद्ध को खत्म करेगा, तो वहां सैनिक भी मरेंगे, दोनों तरफ के सैनिक मरेंगे, वहां आम जो समूह होंगे, वहां के लोकल समूह जो होंगे वो मरेंगे, आम नागरिक मरेंगे। तो ये भी जो है एक खतरा बन गया ना मानव के लिए। तो ये खतरा जो है मानव द्वारा जनित होता है, मतलब आदमी के ही द्वारा ये जो खतरा हम बता रहे, फ्रीडम फ्रॉम वियर, हिंसा, युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, जिनसे हमें सुरक्षा चाहिए वो भी मानव ही है, मानव ने ही उन खतरों को जन्म दिया है। इन खतरों को कैसे बचाया जा सकता है, इनसे पुलिस, सेना, कानून व्यवस्था के द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। इन खतरों को आप चौकसी बढ़ा दीजिए, सेना अगर मजबूती से एक्टिव रहे, आपने सैनिक बढ़ा दिए, इंटेलिजेंस आपका पूरी तरह से काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से काम कर रहा है, तो इन सब खतरों से आप निपट सकते हैं। किन से? हिंसा, युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, इन सब से आप निपट सकते हैं, क्योंकि हम सीमित अर्थ में समझ रहे हैं इसे। यह मानव सुरक्षा का एक सीमित दृष्टिकोण है, इसलिए तो कहा ना नैरो कॉन्सेप्शन है। नकारात्मक और निषेधात्मक है, मतलब रोकने पे जोर देता है कि हिंसा रुकनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, हो जाता है तब कह रहे रुकना चाहिए, संघर्ष रुकना चाहिए, आतंकवाद को रोकने पे जोर देता है। तो यह मानव सुरक्षा के खतरों को रोकने पर जोर देता है। इस प्रकार के खतरों को कम करना आसान है, मतलब इसको कम किया जा सकता है, ये कहना चाहता है वो दरअसल। अच्छा, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अगर हम इसका देखें, एक व्यापक अर्थ में इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे प्रोत्साहन मिला है इसे, तो यह है कि इस दृष्टिकोण को बढ़ावा यूएनडीपी के जो मानव विकास कार्यक्रम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन का, उससे मिला। सवाल ये हुआ उठा कि हथियार जरूरी है या खाद्यान्न जरूरी है। सवाल ये उठा कि हथियार जरूरी है या फिर खाद्यान्न जरूरी है। खाद्यान्न मतलब खाने पीने की वस्तु। भाई एक बात बताइए, आपकी कंट्री ने खूब सारा हथियार बना लिया है, ठीक है, बना लिया, जब मान लीजिए युद्ध हो रहा है आपका, आपके पास बहुत सारा हथियार है, आपने बोला कि भाई हथियारों से तो हम हरा ही देंगे इनको, गोले बारूद मिसाइल सब है हमारे पास। लेकिन एक बात जरा सोचिए, अगर आपके पास खाद्यान्न नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, तो भूखे पेट आप उस हथियारों का इस्तेमाल क्या कर पाएंगे? क्या आप बंदूक उठा पाएंगे? आप नहीं। अच्छा, ये तो आइडल बात होगी ना, आप कहोगे कि ऐसी क्या बात हो गई, उठा लेंगे हथियार, उठा क्या मिसाइल उठाने थोड़ी होते हैं, बटन ही तो दबाना होता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि ये बहुत सीमित अर्थ में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि पूरे देश के पास खाना नहीं है और आप युद्ध में लगे हुए हैं। वही बात ऊपर हो रही है ना, कि युद्ध की बात हो रही है कि युद्ध को खत्म करने के लिए भी सेना की ही जरूरत है, सैनिक लेके जाएंगे, फिर वहां युद्ध करेंगे।
तो आप हथियारों की राजनीति पे जोर दे रहे हैं। आप लोगों के जो खाना की कमी हो रही है, जो खाने का अभाव है, उससे खत्म करने की बात नहीं कर रहे। आप अभाव को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, आप हथियार की बात कर रहे हैं। वही बात चल रही है कि किस मद में किसके ऊपर कितना खर्च किया जाए, हथियारों पे पैसा खर्च किया जाए या खाने पीने पे खर्च किया जाए। समृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या किया, किसको पकड़ना चाहिए। अब आपको पता होगा कि देखिए, ग्रोथ अगर आपकी जीडीपी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके देश में विकास भी हो जाएगा। इस बारे में मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होता है। पिछले 20-30 सालों में हमारे देश में समृद्धि बहुत हुई है, मगर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ। जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन क्या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में हम उतना आगे आ पाए। जीडीपी के मामले में हम लोग 5वें स्थान पे हैं दुनिया में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में हम कहाँ आए, आपको रैंक भी नहीं पता होगी, इतने पीछे हैं हम लोग। पाकिस्तान के आसपास खड़े होते हैं, बांग्लादेश के आसपास खड़े होते हैं। तो ये दिक्कत है कि जीडीपी बढ़ाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोजगार बढ़ नहीं रहा है, रोजगार बढ़ नहीं रहा है अगर कितनी भी आपने जीडीपी में ग्रोथ कर दी तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कल्याणकारी योजना तो पहुंच ही नहीं पाती लोगों तक। ये जो खतरे हैं, ये सामाजिक आर्थिक बनावट, समाज की शक्ति के संतुलन और समाज की बनावट द्वारा जनित होते हैं। मतलब ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सामाजिक आर्थिक जो बनावट है हमारे देश की, उसमें जिसमें जाति प्रथा, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। मानव और सतत विकास द्वारा मानव सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो मानव सुरक्षा जो ये वाला मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम वांट में, उसमें मानव और मानव का सतत विकास मैंने पहले ही बताया, संसाधनों का विवेकशील प्रयोग, सोच समझ के आप संसाधनों का प्रयोग करेंगे ताकि आपकी जरूरत पूरी हो और आपके आने वाली पीढ़ी की भी जरूरत पूरी हो। उसके लिए भी पानी बचा रहे, उसके लिए भी कोयला बचा रहे, उसके लिए भी उपजाऊ जमीन बची रहे, उसके लिए भी स्वच्छ वायु बची रहे। इस तरह से विकास करना है। तो सोचिए ये कितनी आगे की सोच रहा है कि आगे आने वाले खतरे से भी निपटने की बात कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, ये एक सकारात्मक विचार है जो सुरक्षा के लिए कुछ प्रदान करना होता है। मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए कुछ प्रदान करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज्यादा कठिन है कि आपको सभी को भुखमरी खत्म करनी है। तो आप जरा सोचिए ना कि आपको कितनी बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन करके लोगों तक उस फसल को, उस भोजन को पहुंचाना होगा। महामारी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो जरा सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में आपको, जैसा आपने देख भी लिया होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, जहाँ की जीडीपी बड़ी है, वहाँ के देशों ने अपने लिए अपनी आबादी से भी अधिक वैक्सीन को जो है रख लिया है अपने लिए। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें वैक्सीन की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ महामारी ख़त्म करने के लिए कितने बड़े काम किए जाने पड़ेंगे, ये ज़रा सोचिए। तो वहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी अगर आपको लागू करनी है तो आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, आपको बजट प्रदान करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना थोड़ा या बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। ये आप समझिए। तो ये अंतर हो सकता है नैरो और ब्रॉड कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। HDR 1994 में लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सल है, ह्यूमन सिक्योरिटी सार्वभौमिक है, सबके लिए है, इसमें सब आते हैं। घटकों की अंतर निर्भरता है, यानी कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी के जो घटक हैं, जो 7 घटक कहे हैं HDR ने, जो आपको किसी भी बुक में आराम से मिल जाएगा, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर आपको फूड सिक्योरिटी लानी है तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी लानी है तो हेल्थ सिक्योरिटी ज़रूरी है, हेल्थ सिक्योरिटी तभी होगी जब इन्वायरमेंट आपका सिक्योर होगा। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो घटकों की अंतर निर्भरता वो कह रहा है। बचाव के माध्यम द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो प्रिवेंशन के द्वारा, मतलब इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है,
आप बचाव कर सकते हैं थोड़ा सा, तो बच जाएं, जितना बच जाएं उतना बढ़िया है। प्रदूषण फैलाने से आप जितना बचें उतना बढ़िया है। अगर आप प्रदूषण फैलाने से बचेंगे तो इन्वायरमेंट सिक्योर रहेगा। तो बचाव के माध्यम से ही ह्यूमन सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सकती है। और चौथी और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसका कि मानव केंद्रित है ये। मतलब जिस तरह के पहला जो सिक्योरिटी का फॉर्म था वो क्या कह रहा था, राष्ट्र को, नेशन को बीच में रखता था, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी में नाम में ही है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन मतलब मानव, मानव को बीच में रखता है, मानव की सुरक्षा की बात करता है हर प्रकार से। तो ये मानव केंद्रित एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके 7 कॉन्सेप्ट कंपोनेंट हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये भी HDR से है, किसी भी बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आप समझ सकते हैं ना, आर्थिक सुरक्षा की बात हो रही है। आर्थिक सुरक्षा पे यहाँ पे मतलब किससे है, आजीविका सुरक्षित होनी चाहिए उसकी, मतलब कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए उसके पास। निर्धनता ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। शिक्षा और आर्थिक कल्याण ये आता है ह्यूमन सिक्योरिटी में, मतलब निर्धनता को कम करने पे जोर दिया जाना चाहिए, शिक्षा प्रदान करने पे जोर दिया जाना चाहिए, और आर्थिक कल्याण यानी सब्सिडी वगैरह देकर लोगों की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है ना आदमी की सुरक्षा के लिए। फूड सिक्योरिटी, देखिए अगर आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कर दी तो फूड सिक्योरिटी अपने आप हो जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। फूड सिक्योरिटी यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है कि भुखमरी को किस तरह से रोका जाए, भुखमरी खत्म करनी पड़ेगी आपको। जो भूख के कारण लोग मर जाते हैं, यानी कि जिनको अनाज नहीं मिल पाता, आप देखिए ना लाखों टन अनाज हमारा मंडियों में सड़ जाता है, लेकिन हम क्या है, सिस्टम इतना फेल या इतना गया गुजरा है कि उन लोगों तक वो राशन नहीं पहुंचा पाता, तो भुखमरी के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। तो फूड सिक्योरिटी अगर सुनिश्चित करनी है तो भुखमरी को आपको खत्म करना पड़ेगा, भुखमरी को आपको समाप्त करनी पड़ेगी, अकाल से निपटना पड़ेगा। भोजन तक मानव की आर्थिक और भौतिक पहुंच, देखिए अब आपके सामने महंगा फूड ला के रख दिया जाए तो भौतिक पहुंच तो है आपकी सामने, तो है आपके खाना, लेकिन आर्थिक पहुंच नहीं है, यानी कि आप खरीद नहीं सकते उस खाने को। ये भी नहीं आप कर सकते कि आप बोल दें कि भाई हर दुकान पे मिल तो रहा है भोजन, अब क्या करें। लेकिन आप ये देखिए ना, यहाँ सिर्फ दुकान पे भोजन अवेलेबल होना ही जरूरी नहीं है, भौतिक पहुंच ही जरूरी नहीं है, आर्थिक पहुंच भी जरूरी है। आप फूड को इतना महंगा नहीं कर सकते कि लोग उसे खरीद ना पाए। अगर इतना महंगा हो गया फूड तो फूड सिक्योरिटी कैसे होगी, लोग की तो आर्थिक पहुंच सुनिश्चित है ही नहीं। तो फूड सिक्योरिटी में भोजन तक मानव के आर्थिक और भौतिक पहुंच भी शामिल है। हेल्थ सिक्योरिटी में क्या आता है, हेल्थ सिक्योरिटी में स्वास्थ्य सुरक्षा का उद्देश्य सभी लोगों की बीमारी और अस्वस्थ जीवन शैली से न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा में, ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या आता है, हेल्थ सिक्योरिटी में क्या आता है, जो सभी लोगों को बीमारी से और जो अस्वच्छ जीवन शैली है, जो गंदगी के आसपास रहते हैं, खराब पानी पीने से जो बीमार पड़ जाते हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनके जीवन शैली को कम से कम न्यूनतम रूप से किसी न किसी तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो आप देखते हैं ना कि अब स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, साफ पानी पीने पिलाने पे जोर दिया जाता है, पानी पाइपों के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, तो वो हेल्थ सिक्योरिटी में ही आता है। जो स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच के द्वारा प्रदान की जा सकती है। स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच, देखिए सिर्फ हॉस्पिटल बनाना से ही हेल्थ सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी। भाई आप हॉस्पिटल बहुत सारे बना दीजिए, लेकिन आप स्वच्छ पानी नहीं दे रहे हैं अगर अपनी जनता को, तो हेल्थ सिक्योरिटी के नाम पे आप मजाक कर रहे हैं। आप कितने भी हॉस्पिटल बना दीजिए, हॉस्पिटल चमकने वाले बना दीजिए, लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा है तो वो तो रोज ही बीमार पड़ेगा ना, वो बेड रेस्ट पे चला जाएगा, क्या फायदा फिर हेल्थ सिक्योरिटी का। तो साफ पानी भी बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण सुरक्षा का अर्थ लोगों का पर्यावरणीय खतरों से बचाव करना है। जो पर्यावरण के द्वारा खतरे जो आते हैं, मानव गतिविधियों के कारण आए मानव गतिविधियों के कारण आए पर्यावरण अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गया है। मतलब मानव जो गतिविधि कर रहा है, मानव जो ह्यूमन एक्टिविटी जो हो रही है, उसके कारण पर्यावरण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे प्रदूषण बढ़ा है पर्यावरण में, विश्वव्यापी तपन या आप इसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, वो बढ़ा है। ओजोन परत का क्षय हुआ है, यानी कि ओजोन परत में कमी आई है। अच्छा, वो भर भी रहा है,
मतलब वो रिकवर कर रहा है ओजोन लेयर, लेकिन उसमें होल तो हुआ है, ये बात तो सच है, प्राकृतिक अवनयन हो रहा है। तो अब प्रकृति भी बदल रही है अपने आप को धीरे धीरे। आप देखिए ना, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कहीं भी बारिश भी हो जाती है, तो वो प्रकृति पे आपने एक गलत इम्पैक्ट उसका पड़ा है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है इसमें। पर्सनल सिक्योरिटी, लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अच्छा, व्यक्तिगत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि लोगों को शारीरिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना। यह हिंसा राज्य द्वारा भी हो सकती है, युद्ध से भी हो सकती है, शोषण से भी हो सकती है, घरेलू हिंसा से भी हो सकती है। और इसमें घरेलू हिंसा में मुख्य रूप से महिलाओं की बात होगी। चलिए अगला देखिए, छठा देखिए, कम्युनिटी सिक्योरिटी, सामुदायिक सुरक्षा। मानव जिस समाज और समुदाय का हिस्सा है, उसके मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरागत विविधता को बनाए रखना है। मानव जिस भी समाज या समुदाय में रह रहा हो, उसके मूल्य बचे रहें, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा बची रहे, विविधता बची रहे, ये कम्युनिटी सिक्योरिटी में आता है। समुदाय जो परंपरा के आधार पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, उससे भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये नहीं कि अगर समुदाय में कुछ गलत रीति रिवाज है तो उसके आधार पर अगर लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो वो हम सह लेंगे, नहीं। कम्युनिटी सिक्योरिटी का मतलब भी यही है कि कम्युनिटी के अंदर जो महिलाएं हैं, अगर महिलाओं को समाज के द्वारा बनाए गए किसी परंपरा से नुकसान है, उनके खिलाफ हिंसा है उस परंपरा में, तो उसे बंद किया जाना चाहिए, तभी कम्युनिटी सिक्योरिटी होगी। क्योंकि महिला भी अपने आप में एक समुदाय, समाज बनाती हैं। आखिरी देखिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो ये सातवां है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे राजनीतिक सुरक्षा के अंदर मानव का राजनीतिक दमन, राजनीतिक बंदी बनाने के बाद प्रताड़ना और राजनीतिक व मानवाधिकारों का हनन, ये सब जो है मानव सुरक्षा के अंदर आता है। तो अगर ये सब हो रहा है, यानी कि मानव के जो राजनीतिक दमन किया जा रहा है, उसे बंदी बना के उसको मतलब उसको गिरफ्तार करके उसे प्रताड़ना दी जा रही है, थर्ड डिग्री दी जा रही है, अगर राजनीतिक और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, आपके राजनीतिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, आपके सिविल राइट्स का हनन हो रहा है, तो दरअसल मानव की सुरक्षा को ही हानि पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि मानवाधिकारों का सम्मान बहुत जरूरी है अगर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की गई है तो ह्यूमन सिक्योरिटी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आप इन सारी कंपोनेंट्स को सुनिश्चित करें, यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, हेल्थ सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें और कम्युनिटी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, और अंत में आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा क्या भी, और भी क्या बचा, एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो ये आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ह्यूमन सिक्योर होगा और ह्यूमन सिक्योरिटी सुनिश्चित हो पाएगी। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो क्या प्लसेस हैं, क्या इसके माइनसेस हैं, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। प्रोस क्या है इसका कि सुरक्षा के विचार को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सैन्य सुरक्षा से आगे लेकर गया है। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है, पहले क्या हो रहा, सुरक्षा का मतलब क्या था, केवल राष्ट्र की सुरक्षा, देश सुरक्षित हो जाएगा तो अंदर रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, सुरक्षा के विचार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा से आगे लेकर गया है। वो आदमी की बात कर रहा है, वो लोगों की बात कर रहा है, वो अधिकारों की बात कर रहा है, वो फूड की बात कर रहा है, गरीबी खत्म करने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वो आगे गया है इसे लेकर। यह मानव केंद्रित है, ना कि राज्य केंद्रित, ये मैंने बता दिया है। सुरक्षा को विकास तथा पर्यावरण से इसने जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देता है। यह उत्तर उपनिवेशवादी और उत्तर आधुनिकवादी और उत्तर वैश्विकवादी सुरक्षा का विचार है। मतलब जो अब का समय है नया, आप कह सकते, सीधा सीधा आप ये कह दीजिए कि 1980-90 के बाद का विचार है ये सुरक्षा के ऊपर। यह बहुकर्ता व सहयोगी दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक साथ लाता है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी मैंने पहले आपको बता दिया, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब लोगों की सिक्योरिटी से है, और लोग पूरे विश्व भर में है,
और विश्व भर में है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए विश्व भर को साथ आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा। तो ये बहुकर्ता और बहुसहयोगी दृष्टिकोण है। ये जो अप्रोच है ह्यूमन सिक्योरिटी का वो मल्टी एक्टर्स उसमें है, उसमें एनजीओ भी है, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें स्टेट भी है, उसमें ह्यूमन खुद है, तो उसमें सिविल सोसाइटी है, सब उसमें आते हैं, तभी हो सकता है ह्यूमन सिक्योरिटी। यह सरकार मॉडल से शासन मॉडल की ओर है। तो मैंने आपको पहले बता दी कि अब इसमें सरकार नहीं, इसमें गवर्नेंस है, मिलकर काम करने वाली एक नीति है, तब आप जाके इसको बचा पाएंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी कर पाएंगे। प्रतिमान का प्रतिस्थापन कर रहा है, सुरक्षा की अवधारणा को बदल रहा है, मतलब पैराडाइम शिफ्ट ला दिया है इसने। मतलब पूरी तरह से आप देखिए ना, सुरक्षा कहाँ तो सेना की बात हो रही थी, युद्ध से बस खतरा खतरा माना जा रहा था कि युद्ध से ही खतरा है, बस दुनिया और देश को, लोगों को, और किसी चीज से तो खतरा है ही नहीं। लेकिन इसने क्या किया, बिल्कुल बदल दिया, बोला यार सेना वाली जो सुरक्षा है, युद्ध से जो सुरक्षा है, वो तो एक छोटी बात है, वो तो इसका एक हिस्सा है, इसके अलावा भी बहुत सारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो पैराडाइम शिफ्ट कर दिया पूरा। माइनसेस देख लेते हैं। मानव सुरक्षा की अवधारणा मूल्य पर आधारित, मूल्य पर अधिक जोर देती है। यह आदर्शात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से कमजोर है, इसे लागू व अमल में लाना कठिन है, नामुमकिन है। क्या माइनसेस हैं मानव सुरक्षा के, कि जो इसमें बात की जा रही है वो दरअसल वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा जोर देती है कि आप ये कर दीजिए, आप भूखमरी खत्म कर दीजिए, आप गरीबी खत्म कर दीजिए, आप सबको रोजगार दे दीजिए, आप सबको शिक्षा दे दीजिए, मानव सुरक्षित हो जाएगा। बहुत आइडियल चीज मानी जाएगी, इससे बहुत ही वैल्यू से भरी हुई चीज मानी जाएगी। आदर्शात्मक है, आइडियलिज्म है इसमें पूरा पूरा। किसी तरह से आप विश्लेषण इसका बहुत कमजोरी से किया गया है, कोई डेटा नहीं आपने प्रेजेंट किया है ज़्यादातर। तो ये इतना मुश्किल है कि इसे आप अमल में ला ही नहीं सकते, बहुत कठिन है, नामुमकिन है। मानव सुरक्षा की अवधारणा इतनी व्यापक है कि नीति निर्माण में इससे सहायता प्राप्त नहीं होती। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आपने बता दी कि ये भी करो, वो भी करो, वो तो सोचिए ना, सातों कॉन्सेप्ट हैं, वो पूरे होंगे तब ह्यूमन सिक्योर होगा, ऐसा मानना है इसका। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट है इसको पूरा करना। कोई एक अर्थ इसका है नहीं, परिभाषा भी स्पष्ट है नहीं। तो आप देखा, मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हम कुछ अलग अलग जगह से इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। मानव सुरक्षा की अवधारणा क्योंकि व्यक्ति केंद्रित है, तो कई मामलों में यह राष्ट्र राज्य की व्यवस्था के खिलाफ भी लगता है। अब देखिए ना कि अब बोला कि भाई राइट टू प्राइवेसी भी हमारा होना, प्राइवेसी है लोगों के पास तभी वो सिक्योर है, और ना उसका डेटा पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो वो सिक्योर कैसे हो सकता है। उसका बैंक अकाउंट खतरे में है तो वो भी खतरे में है। तो अगर सरकार कह दे कि भाई हमें आपका बायोमेट्रिक डेटा चाहिए, और लोग बोल दे कि नहीं नहीं मेरे सुरक्षा के लिए खतरा है, मैं आपको बायोमेट्रिक डेटा नहीं दूंगा, तो राष्ट्र राज्य के खिलाफ जाने की बात आ जाती है, स्टेट के खिलाफ जाने की बात आ जाती है। आप ये समझिए कितना मुश्किल है ये इसे समझना और इसकी व्याख्या करना। इसके बाद इसमें उत्तर दक्षिण परिप्रेक्ष्य है, यानी कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का भी इसमें थोड़ा सा अप्रोच आ जाता है। मानव सुरक्षा की अवधारणा पश्चिमी विचार पर आधारित है, जो शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और विकास की पश्चिम अवधारणा है। तो माना यह जाता है कि जो मानव सुरक्षा की चीज है, ये जो है पश्चिम के देशों का है, उनका बनाया हुआ है, उनका ये फैलाया हुआ रायता है कि वो शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो बाकी बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये एक नया मसाला पेश किया है ह्यूमन सिक्योरिटी का, ऐसा आरोप लगा रहे हैं ग्लोबल साउथ वाले ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर, जिस कारण विकासशील देश जो हैं इसे अपने ऊपर थोपा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारे यहाँ की बात है ही नहीं, ये तो वहां से आई है। इनका मानना है कि मानव सुरक्षा के विचार में इनकी भी साझेदारी होनी चाहिए, तब जाके कोई बात बनेगी। सिर्फ आप सुझाव करते रहिए, आप नीतियां बनाते रहें और हम इम्प्लीमेंट करते रहें, इससे हमारा कुछ भी भला नहीं होगा, हमें भी साझेदारी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि अभिजात दृष्टिकोण है, लाइट अप्रोच है, इलीट अप्रोच है, ये अभिजात दृष्टिकोण है। मतलब बड़े जो देश हैं, जो आगे निकले हुए देश हैं, विकसित देश हैं, उनका विचार है ये। वो कह रहे हैं कि ऊपर से थोपा गया विचार है, ना कि बहुलवादी विचार। मानव सुरक्षा की अवधारणा सबके लिए समान नहीं हो सकती, इसके लिए अलग अलग विचार को इसमें शामिल करना चाहिए।
वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मानव सुरक्षा को आपने एक तरह से देखा है, आप अपनी तरह से देख रहे हो कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मानव सुरक्षित हो जाएगा। हमारी आपने बात सुनी नहीं है, ऐसा मानना है ग्लोबल साउथ का। तो दक्षिण के देशों के लोगों का मानना ये है कि प्रतिनिधि संस्था व विचार को सहमत समाहित करना होगा। तो दक्षिण के लोग देश का ये मानना है कि लोगों के प्रतिनिधि संस्थान को शामिल करना पड़ेगा आपको। जब आप बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पे, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पे, जब आप कोई डेटा लेकर आते हैं, तो आपको सबको शामिल करना पड़ेगा। और ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ का या वेस्टर्न कंट्री का दबदबा है इन सारे कॉन्सेप्ट को बनाने में। सारे विचार वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो एक अभिजात दृष्टिकोण है, ये माइनस में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वीडियो लग जो है आपकी ख़त्म हो गई है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं वही कहूँगा कि आपको वीडियो लाइक और शेयर करनी चाहिए ताकि और छात्रों को भी फ़ायदा मिले, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। याद रखिए वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से है। धन्यवाद।